जय हिंद दोस्तों। ये हमारा सेट नंबर 5 है। सिविल कोर्ट मेंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का। ठीक है, जिसमें हम लोगों से 90 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, रीजनिंग करते हैं और जनरल नॉलेज करते हैं। और ऐसे ही एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जरूर से जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको जो भी हम इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराएं आप तक पहुंच सके। तो जरूर से जरूर यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सबसे पहले तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते ही हैं। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या देखते हैं, मुहावरा देखते हैं, पर्यायवाची शब्द देखते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखते हैं, इंग्लिश का स्पेल्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, फिर एडियम्स एंड फ्रेज भी देखेंगे और साइनो एंटो भी हम देखेंगे। तो ये क्लास जो है थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 35 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेक्शन ए में हमारा जो है प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि इमेज वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करना क्लिप बोर्ड पर स्टोर हो जाता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा। अब हम सभी जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपको कट करना है, क्या करना है, कट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस सी। तो हम कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। कट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो सी का इस्तेमाल हम लोग कॉपी के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस सी का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल हम कॉपी के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि सेव के लिए। ठीक है, ये कट के लिए हो गया। कंट्रोल भी क्या करते हैं, पेस्ट के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, पेस्ट के लिए करते हैं। और कंट्रोल सी जो हो गया, कॉपी के लिए करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखते भी हैं पूरा जो है शॉर्टकट की कंप्यूटर का, तो ये आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एमएस एक्सेल में। अगर हम बात करें, जैसे अगर पूछे कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल आई से इटालिक होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रीडो होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है कि एमएस एक्सेल में एक वर्क बुक को विभिन्न वर्कशीटों में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब एमएस एक्सेल में वर्क बुक को विभिन्न वर्कशीट में बांटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सीट टाइप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सीट टाइप। ठीक है, तो वर्कशीट में बांटने के लिए हम सीट टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वर्क बुक के नीचे बाईं ओर दिखाई देने वाला आयताकार टैब होता है सीट टाइप। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। अब मान लेते हैं कोई ईमेल आता है, तो ईमेल को हम देखने के लिए और उसको प्रबंधित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम सभी जानते हैं वो ईमेल हम कहाँ देखते हैं भाई, मैसेज जो भी आता है तो वो इनबॉक्स में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनबॉक्स में तो ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉन्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंधित है। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट आप तो समझ रहे हैं कि लेटर की साइज को बढ़ाना है, घटाना है, वही तो फॉन्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के संदर्भ में, ठीक है, तो कौन से विकल्प फ्रंट श्रेणी के संबंध से है, तो वो है स्टाइल और फ्रंट। क्या से संबंधित है, स्टाइल या फ्रंट है। ठीक है, या बुलेट्स है, या रेगुलर है, या इटैलिक है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि स्टाइल और फ्रंट है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एमएस वर्ड में किस प्रकार के प्रोग्राम वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। हम किस फीचर का, हाइपर लिंक का तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी एमएस वर्ड में किसी पिक्चर प्रोग्राम और वेब पेज या ईमेल एड्रेस का हम लिंक बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि 224 MB है वो किसके बराबर होता है। हम सभी जानते हैं कि 1 GB में 10 यानी 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, तो गीगाबाइट होगा ना, तो 1 GB हो जाएगा। क्या होगा? 1 GB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे समझना है। अगर आपसे पूछे कि 1 PB बराबर क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि 1 PB बराबर क्या होता है, ठीक है, तो 1 PB बराबर होता है 1024 TB। क्या होता है? 1024 TB। टीबी बोले तो टेराबाइट। ठीक है, 1 PB 1024 TB। अगर मान लेते हैं कि 1 आपसे टीबी पूछ दे, ठीक है, 1 आपसे क्या पूछ दे, 1 आपसे जो है टीबी पूछ दे, तो 1 TB जो हो जाएगा ना 1024 GB के बराबर हो जाएगा। 1024 GB के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि 1 GB क्या होता है भाई, तो अगर जीबी आपसे पूछ दे, अगर जीबी आपसे पूछ दे तो 1024 MB के बराबर होता है। 1024 MB के बराबर होगा। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे 1 MB बराबर, तो 1 MB बराबर अगर पूछ दे तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। क्या होता है? 1024 KB। ये भी ध्यान रखना है। अगर मान ले कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है, तो बोलेगा कि 1 बाइट में कितना बीट होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बाइट में कितना बीट, तो 8 बीट होता है, और 8 बीट को हम 2 निब्बल कहते हैं। ठीक है, और 1 निब्बल में 4 बीट होता है। ये भी ध्यान रखना है। ये तो पता चल गया, और बाकी जो था हमने उसके बारे में बता दिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछते कि 1 KB बराबर कितना बाइट होता है, तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट है ये। समझ में आया? क्या है? बीट नहीं है, बाइट है। ये ध्यान रखना है। बाइट देख के भी हो रहा, 1024 बाइट होता है। एक निब्बल अगर पूछे, 1 निब्बल में, तो 1 निब्बल में 4 क्या होता है? बीट होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है बीट और बाइट में। 1 निब्बल में 4 बीट होता है, और 1 बाइट में अगर पूछे तो कितना होता है? 8 बीट होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कि कट कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की कौन सी है। तो Ctrl+X से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। Ctrl+C से हम क्या करते हैं? कॉपी। और Ctrl+V से हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। X, C और V। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यहाँ हमने बता भी रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कि जो वेबसाइट हो गया या ब्राउजर हो गया, तो उसका जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज, वेब पेज या होम पेज कहा जाता है। तो मुख्य जो पृष्ठ होता है उसी को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं। हमेशा वेबसाइट या ब्राउजर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है? होम पेज होता है। क्या होता है? वो होम पेज होता है, मुख्य पृष्ठ। ठीक है, और सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास जो किया था वो किसने किया था? ठीक है, www का जो है सबसे पहले विकास किसने किया था? तो ये आपको तो पता होगा, 1991 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो टिम पर्सनली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम वर्नर्सली। ठीक है, वर्नर्सली। ठीक है, वर्नर्सली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या टिम वर्नर्स भी याद रखना है। टिम वर्नर्स किसके द्वारा? टिम वर्नर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो 1991 में टिम वर्नर्स के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होम पेज नहीं है, मतलब www का आविष्कार है। ठीक है, टिम बर्नर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित है। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित है। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित क्या था? सिलिकॉन चिप्स आया था दूसरा में। पहला जो था वो हम सभी जान रहे हैं कि वैक्यूम टिप था पहला में। ठीक है,
उसी प्रकार कुछ आपसे याद रखना है कि अगर मान लेते हैं कि गूगल क्रोम से आपसे पूछते हैं, जैसे मैं आपको बताना भूल गया, अब डब्ल्यू की जो है स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। टीम वर्नर्स ने किया था, ठीक है, टीम वर्नर्स ने किया था। उसी प्रकार आपसे गूगल के पूछे, ठीक है, तो गूगल क्रोम किसके द्वारा? गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम भी तो पूछ सकता है, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम याद रखना है कि गूगल क्रोम की स्थापना हुआ था गूगल के द्वारा, और ये कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था, ठीक है। ये सब क्या है? ब्राउजर है ना। फिर ओपेरा आपको याद होगा, ठीक है, ये मोबाइल फोन तथा पीडीएफ में भी प्रयोग के लिए लोकप्रिय ओपेरा। एप्पल सफारी, इसका प्रयोग आईफोन और आईपैड के लिए किया जाता है, मतलब सर्च इंजन है एप्पल सफारी। मोजिला फायरफॉक्स की हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है विंडोज और लिनक्स और के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, मोजिला फायरफॉक्स के लिए, विंडोज और लिनक्स के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोजर की बात करते हैं, विश्व का सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोजर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा पीढ़ी कंप्यूटर जो आधारित है तो उसमें क्या था? पहला में था, हम सभी जान रहे हैं कि वैक्यूम टीम। ये जो वैक्यूम टीम था वो किस में था? पहला पीढ़ी में, ठीक है, ये पहला पीढ़ी में था। दूसरा पीढ़ी में जब आया ना तो दूसरा पीढ़ी में आ गया था ट्रांजिस्टर। दूसरा पीढ़ी में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। तीसरा पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड चिप था, एसएसआई, एमएसआई, ये सब आ गया था। चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है, और पांचवा पीढ़ी में यूएलएसआई और एसएलएसआई आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था? तो निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब हम कहते हैं। दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, और एसएसआई और एमएसआई। चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई, और पांचवा पीढ़ी में आया यूएल और एसएलएसआई, यूएलएसआई और एसएलएसआई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट वगैरह वगैरह ये सब आया था पांचवा पीढ़ी में ही। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वर्म्स का पूर्ण रूप किससे संबंधित है? WORMS, वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्म्स का होता है राइट वंस रोड मेनी। क्या होता है? राइट वंस रोड मैनी, राइट वंस रोड मैनी होता है, ठीक है, ये ध्यान, रीड मैनी होता है, ठीक है, रोड नहीं होता है, रीड मैनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद लिख देते हैं हम, राइट वन राइट क्या होता है? वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी क्या होता है? वर्म्स का राइट वंस रीड मैनी होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम कौन सा? भारत में जो पहला कंप्यूटर था वो कौन था? उसी प्रकार आपसे कुछ फुल फॉर्म, जैसे जेपीजी तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताना। तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ, कौन? सिद्धार्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था? तो याद रखना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने सिद्धार्थ को बनाया था। और भारत का अगर पूछे कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है तो परम 8000 है, ठीक है। और आर्यभट्ट जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ए नंबर में, ये हमारा उपग्रह, ठीक है, पहला भारत का उपग्रह, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1992 में आया था और डॉक्टर जो है दिविजिश दत्ता, ठीक है, दिविजिश दत्ता के द्वारा कोलकाता में भारत विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। पहला कंप्यूटर लगाया था कहाँ में? कोलकाता में लगाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिद्धांत एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिद्धांत जो है एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है? विंडोज, MS DOS या टाइम शेयरिंग या उपयुक्त में से सही होगा? तो टाइम शेयरिंग,
क्या होता है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेट के द्वारा ही कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सिद्धांत को कई साथ कंप्यूटरों के जोड़ के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ जो क्या होता है ना कि कई ऑपरेटर कर सकता है, ठीक है। टाइम शेयरिंग के कुछ लाभ है, जैसे अगर हम बात करें तो वो क्विक रिस्पॉन्स प्रदान करता है, ठीक है। फिर डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होने के चांस को कम करता है, सीपीयू को आइडल रहने के समय को कम करता है, और ठीक है, और बहुत सारा है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है सही रूप में प्रविष्ट है? तो सम A1 रेशियो A10, सम A1 रेशियो A10 यानी इसका आंसर हो जाएगा ए है, ठीक है। कुछ ये सब जो है ना ऑपरेशन फंक्शन है, क्या है, ऑपरेशन फंक्शन है, एवरेज का, काउंट का, ठीक है, सिर्फ टोटल का, मॉडुलस का, पावर का, सेलिंग का, फ्लोर का, ठीक है, मतलब कंसेंटेनेंट का, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेन का, रिप्लेस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी को समूह को क्या कहा जाता है? अगर कीबोर्ड में जो अंक की कुंजी होता है उसी को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूमेरिक पैड कहा जाता है, ठीक है। और ये कैलकुलेटर शैली की दस्ता प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है। और जिसमें आपको अक्षर दिखाई देगा, अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह और प्रतीक और शामिल होता है, उसे अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट है हमारा फॉक्स प्रो क्या है भाई? फॉक्स प्रो अगर हम बात करें तो फॉक्स प्रो है क्या? तो फॉक्स प्रो जो है ना एक डाटाबेस प्रणाली होता है। क्या है ये? डाटाबेस है, प्रणाली है। तो फॉक्स प्रो जो है एक डाटाबेस है, प्रणाली। कंप्यूटर भाषा बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर वायरस है बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर के बिल्कुल नहीं, एक डेटाबेस प्रणाली है। क्या है? एक डेटाबेस प्रणाली है। विभिन्न प्रकार के फॉक्स प्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्राम फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फॉक्स प्रो का जो एक्सटेंशन फाइल होता है ना वो डीबीएफ के रूप में होता है। डॉट लिखा रहेगा, डी बी और एफ, ठीक है। तो डीबीएफ लिखा है, एक्सटेंशन फाइल का नाम है डीबीएफ। ठीक है, डेटाबेस प्रणाली, डेटाबेस प्रणाली, डेटाबेस फंक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है फॉक्स प्रो। नेक्स्ट हमारा है मैथ से क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि 20 नारंगी का औसत जो है 27 है। अब 20 को नारंगी है, औसत कितना है? 27 है। तो यदि प्रत्येक मान को 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, जैसे 20 नारंगी है, ठीक है, 20 नारंगी है तो इसका एवरेज कितना है? 27 है। एवरेज अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या है? इसका एवरेज 27 है। अब बोला है कि 3 से गुना कर दिए, यदि प्रत्येक मान को 3 से गुना कर दिया है तो मान लेते हैं कि इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। तो जैसे ही इसको 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो औसत भी 3 से गुना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 81 ना, 27 दिया 81, यानी 81 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन कह रहा है कि पी अकेला एक कार्य को जो है 16 दिनों में कर सकते हैं, यानी पी जो है अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्यू अकेला समान कार्य को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए पी जो है अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। पी अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो पी जो है अकेला, पी अकेला जो है 16 दिनों में कार्य कर सकता है। क्यू अकेला जो है इसे 20 दिन में कर सकता है। क्यू जो है इसे कितने दिन में कर सकेगा? तो 20 दिन में कर सकता है। पी और क्यू मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है ना हम क्या निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें टोटल वर्क निकलता है। तो 16 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? तो जैसे हम 80 एलसीएम हमारा हो गया, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80। एक दिन में ये 5 रोटी बना रहा है। और क्यू कितना बनाएगा? तो 20 × 4 = 80, यानी एक दिन में 4 रोटी बनाएगा, ठीक है। तो पी और क्यू का मान हमें निकल गया, एफिशिएंसी क्षमता हमें निकल गया 5 और 4। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि पी अकेले 16 दिन में कर रहा था, पी 16 दिन में कर रहा था, क्यू जो है अकेले 20 दिन में कर रहा था, ठीक है। क्यू कितना दिन में? तो 20 दिन में कर रहा था। अब बोला कि पी और क्यू मिलकर कार्य आरंभ करता है। पी और क्यू दोनों मिलकर काम आरंभ करता है, परंतु क्यू जो है कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है।
तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी क्यू जो है ना 7 दिन पहले ही छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो अब पहले कहने का मतलब है कि हम 7 दिन वो पहले छोड़कर भाग गया, तो कहने का मतलब है कि 7 दिन पहले छोड़ के भाग गया, यानी 7 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई पी का। पी तो अकेले 7 दिन किया ना। क्यू क्या करा है क्वेश्चन में कि क्यू जो है कार्य को समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चल गया, यानी 7 दिन एक्स्ट्रा कौन काम किया, तो 7 दिन एक्स्ट्रा 5 पी किया। तो 7 दिन एक्स्ट्रा पी किया तो एक दिन में वो 5 रोटी बना रहा है, तो 7 दिन में कितना रोटी बनाएगा, तो 35 रोटी बनाएगा पी। तो इसमें से टोटल काम में तो अकेले काम 35 रोटी बनाया कौन, 80 रोटी में से 35 रोटी कौन बनाया भाई, अकेले पी बनाया, क्योंकि काम छोड़ के चला गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा या 45 हो जाएगा, 45 45। और यही 45 जो कमवा है ना वो दोनों मिल के काम करता है, यही 45 जो काम है वो दोनों मिल के काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, तो ए पी और क्यू तो दोनों मिल के काम कर रहा है। एक दिन में करना ए पी 5 रोटी बना रहा है, एक दिन में क्यू 4 रोटी बना रहा है, तो एक दिन में 9 रोटी बनेगा। ठीक है, तो 9 5 45, यानी दोनों मिलकर जो है 5 दिन काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। ये जो है पी और क्यू मिलकर जो है कितना दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा कार्य तो ये 5 दिन तो ये दोनों मिलकर किया। अब बेचारा अकेले काम तो किया है कौन, 7 दिन किया है कौन, पी किया है। तो 7 दिन आओ इसमें ऐड कर देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो 12 दिन इसका आंसर हो गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन की 7,000 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7,000 नहीं है, 7 लाख कीमत फ्लैट का मूल्य 20% वार्षिक दर से मूल्य हासिल हो रहा है, तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर जो है 35,840 हो जाए। कितने वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो 35,840 हो जाएगा। तो समय हमें तो पता है नहीं, समय ही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। पहले निकाल दीजिए अमाउंट बटा मूलधन बराबर 1 माइनस आर बटा 100 के पावर n। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो आपको पता होगा कि अमाउंट जो है वो कितना है, मतलब अगर हम ए की बात करें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, एक मिनट। बोल रहे ना कि कहीं गलत है। यहाँ देखिए 3584 जो है ना 3 जीरो है, कितना है 3 जीरो है, ये ध्यान रखना। 3584 जो है 3584 यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट बता देते हैं आपको हम डाटा कहाँ पे मिस्टेक है। ये जो हमारा संख्या है वो संख्या है 3584 इतना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अमाउंट हमारा कितना है, दिया हुआ है 3584 30 बट्टा मूलधन कितना है, यानी इतना था 7 करोड़ था, इसको घटाकर कितना कर दिया गया 35 लाख 7 कितना है भाई, वही तो बोल रहे हैं यार। इसमें भी एक जीरो बढ़ा दीजिएगा भाई, 3 और 2 5 है ना, तो 6 जीरो है। कितना जीरो है, तो 6 जीरो है, यहाँ पे एक और जीरो आपको कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये घटकर इतना हो गया था और इक्वल। ठीक है, और 1 माइनस आर, आर कितना है 20% है, तो 20 25 100 हो जाएगा, तो ये कितना डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4/5 n। ठीक है, अब इसको देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कीजिए। ठीक है, और 35 और 84 है। ठीक है, तो ये 4 और ये 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो देखिए इसके पावर मतलब ये 4/5 है। ठीक है, कितना से कटेगा ये
4 5 से तो नहीं कटेगा, 4 से बोल रहा है, 4 चौको 16। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। जितना हो सके काटिए, पहले देख लीजिए, फिर से थोड़ा मिस्टेक करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अमाउंट कितना है, तो 35, 35 नहीं है, इतना है, 7 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो, और बट्टा पी कितना है भाई, हाँ गड़बड़ कर रहा है। अमाउंट हमारा है 35 84 000, और पी हमारा कितना है, तो 70 लाख। ठीक है, और बराबर इसको आर का मान 20 रखेंगे तो 20/4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 में से गया 4/5 हो गया, ठीक है। और 4/5 के पर हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अब इसको आप काटिए, ठीक है, तो यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ जो हमारा 125 से ये, और ये जो है 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 64/125 किसका क्यू है, तो हम सभी जानते हैं कि 4/5 का क्यू है, 4/5 का क्यू है, बराबर 4/5 की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एन का मान कितना दिया हुआ है, 4/5, 4/5, ये तो बराबर है, तो एन का मान कितना हो गया, 3, यानी समय हो गया 3 वर्ष, ठीक है, हो गया आंसर हमारा। और ऐसे प्रश्नों में जो है ना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, शॉर्ट तरीका है मेरे भाई। शॉर्ट तरीका क्या है कि सीधे लिखिए, ठीक है हमारा, और ये जो लिख देंगे 35 84 000, 35 84 000। अब देख लेते हैं कि कितना क्यू है, कि किसी का स्क्वायर है, ठीक है, और बस उसी से हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल होगा तो वो हो जाएगा, और नहीं तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा समय लग गया इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर के कारण जो है टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। अब रमन जो है 9 सालों के बाद ब्याज के रूप में कितना, तो 13,300 रुपए का भुगतान किया उसने। पहले 2 वर्षों के लिए 6%, पहले 2 वर्षों के लिए कितना, तो कुल ब्याज की अगर हम बात करें तो पहले 2 वर्षों के लिए जो है उसने 6% किया, ठीक है, तो 6। फिर बोल रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए उसने 9% किया, फिर अगले 3 वर्षों के लिए उसने 9% किया, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए उसने 9% किया, फिर प्लस बोला कि शेष अवधि के लिए 14%, तो 6 और 3 9, तो बच गया कितना, 6 और 2 8 हो गया, 9 और 2, 1 मिनट, बोला है कितना, 2 वर्षों के लिए 6% और 3 वर्षों के लिए कितना, 9%, और 9 वर्षों की है तो 3 और 2 5, तो बच गया 4%, 4 वर्ष ना, तो अगले जो बच गया 4 वर्षों के लिए, उसके लिए कितना वो किया, 14% किया, ठीक है। तो इन सबको अगर हम आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 9 तिया 27, 14 चौके 56, तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 95% हो गया। और यही 95% का मान जो मेरे भाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 13,300 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13,300 रुपया दिया हुआ है, 13,300 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो पहले हम इसको हम काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 140 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान निकल के आ गया, तो 100% बराबर हम कितना हो जाएगा, ये 100% बराबर हो जाएगा 14/00, यानी 14,000 रुपया की धनराशि इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14,000 रुपये की धनराशि। अगला है क्वेश्चन हमारा कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर क्या है, लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 240 मीटर क्या है, लंबी रेलगाड़ी है, ये ठीक है। अब बोला कि यदि समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
तो देखिए 6 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से हम करते हैं, तो 5/18 से करते हैं। ठीक है, तो ये 36 कितना हो जाएगा 18, यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें तो रेलगाड़ी की चाल पता ही नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल हमें तो पता है थोड़ी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5/3 कर देंगे। x मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, और यही कितना के बराबर दिया हुआ है, 240। ठीक है, 240 और 9 सेकंड में पार कर रहा है, इसके बराबर हो जाएगा, तो 9 का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको आप देखिए 80 से हम काट सकते हैं और ये 3 से काट देते हैं, तो x बराबर जो है 80/3 और 5/3 कितना हो जाएगा, 85/3, यानी 80/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 80 और 5 85/3। तो x का मान कितना हो गया, 85/3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। 372 मीटर लंबी सुरंग को, तो सबसे पहले सुरंग को पार करने में लगा समय, तो 372 तो सुरंग हो गई, 372 तो सुरंग हो गई, और 240 मीटर लंबी ट्रेन भी तो है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस। तो टोटल हो गया, अगर हम बात करें तो 2 और 7 4 11, 3 2 5 1 6, यानी 612 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसको पार करवाना है तो कितना है भाई, x का मान कितना आया, तो हमने बताया था ना कि x हमने क्या माना था, स्पीड माना था। तो क्या होता है, समय निकालना है, तो दूरी हमें 612 है और समय चाल कितना है, 85/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 0 और 3 चौके 12, यानी 204 गुने 85। क्या कर देना है, 204 गुने 85। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छह सौ बारह और हाँ गड़बड़ हो गया। ये तो निकल गया 612। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, कितना समय में, टाइम निकालना है ना। तो बस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो यहाँ 612 गुने ये जो हमारा होगा ना 3/85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ना 21.6 आंसर आएगा। 21.6 डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रचना जो है 60 मिनट में, रचना क्या कर रही है कि 60 मिनट में कई संतरे खा सकती है। रचना जो है 60 मिनट में कई संतरे खा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 60 मिनट में कई संतरे खाती है। यदि जानना चाहते हैं कि उससे समान गति से 35 संतरे खाने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं है, 60 मिनट में 21 संतरे खाती है, यानी एक संतरे में कितना सेकेंड का समय लगा रही है, तो उसे 35 संतरे खाना है, तो 35 का निकाल देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, लगभग में हो सकता है कि आंसर आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या पूरा भी कठिन जा रहा है भाई, 7 21 और 20 60 हो गया, और 7 5 35 हो गया, तो 20 गुने 5 कितना होता है, 20 गुने 5 हम सभी जानते हैं कि 20 गुने 5 जो होता है 100 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे जोड़ है दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना है 156.025, 251.216 और माइनस 52.156। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ देंगे इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे और फिर बाद में इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है। तो देखिए 355.085 होगा। ठीक है, 355.085 होगा, और ऐसे ही आप जोड़ लीजिए 156, 251 और 252। ठीक है, तो 201 300 तो ऐसे ही हो गया, 201 300 ऐसे ही हो गया, और 301 400 हो गया। ठीक है, और 400 में से फिर 50 घटेगा तो लगभग आ जाएगा उतना के करीब। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने जो है ना मोनू से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, कितना की राशि उधार ली आई, तो
तो 3000 की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितने राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए 2 वर्ष पहले रवि मोनू से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 3000 की राशि भुगतान ली। ठीक है, तो 5% है ना, तो याद रखिए 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 यानी 1/20 लिखते हैं। ये हम समझ, ये तो पता होगा, ये 2 से कटेगा तो यानी 1/20 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 वर्षों के लिए है ना, तो 1/20 था तो 20 हम मान लेते हैं, और ये हमारा 21 क्या हो जाएगा, ये पी होता है, और ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 2 वर्षों के लिए तो 2 बार लिखकर गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 बार लिखकर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये जो 400 है ना, वो धनराशि कितने के बराबर है, 3000 के बराबर है, यानी ये जो है ये कितने के बराबर है, 3000 के बराबर है। तो देख लीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 खत्म, और ये 15 दूनी 30, यानी 2/15 गुना। यहाँ पे नहीं क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 की राशि उधार ली। ठीक है, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितना राशि भुगतान करना पड़ेगा, यानी टोटल अमाउंट कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 3000 से तो अधिक ही करना पड़ेगा, ये तो आपको दिमाग में फिट हो जा रहा है। 3000 से जब भी करेगा तो 3000 से तो अधिक ही करेगा। तो ये जो देखिए 2000, 3 3 4 4, ये तो ऑप्शन में खत्म, 43 तो करेगा नहीं, उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा, 5% है 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप जो है ना, क्योंकि 3400 भी नहीं होगा, 3244.80 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 400 बराबर है, 400 किसके बराबर है, 3000 के बराबर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 4/4 जो है वो किसके बराबर है, 30 के, यानी कितना गुना है। अब देखिए 4 8 32, 4 8 32, तो मान लेते हैं कि 4 7 28, 7 गुना से अधिक है, या मान लेते हैं कि 8 गुना से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम 8 गुना कर देंगे। तो जैसे ही 8 गुना से थोड़ा सा हम कम करेंगे तो 8 के 8 लिख देंगे, 8 चौके 32 हम लिख देंगे, 8 चौके 32 3 35, यानी 3528 आएगा। यानी 7 गुना हम ले लेते हैं, 3528 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो आप 3400 मार दीजिएगा। 7 गुना से अधिक है तो 7 गुना हमसे गुना कर देते हैं। ठीक है, किससे गुना कर देते हैं, 7 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि 7 गुना से अधिक है ना, तो इसलिए हम 7 गुना से अधिक हम कर देते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 आ जाएगा, और 7 चौके 28 अदू कितना हो जाएगा, 381, यानी 381 से थोड़ा सा कम 3244 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। एक फल विक्रेता क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता जो है 4800 में 800 सेब खरीदता है, यानी 4800 में 800 सेब खरीद रहा है। ठीक है, तो बोला है कि वह परिवहन पर 800 रुपया खर्च करता है। तो ये देखिए 4800 में तो खरीदा बेचारा 800 सेब, लेकिन परिवहन पर खर्च किया तो उसका तो इन्वेस्टी राशि इसको माना जाएगा ना, क्योंकि जब भी बेचेगा तो ये सब टोटल को देखेगा, उसके बाद प्रॉफिट वो देखेगा। तो 8 8 56, यानी 48 8 कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, यानी उसका टोटल जो क्रैमुल पड़ा, सीपी पड़ा, वो कितना पड़ा टोटल सीपी, तो टोटल सीपी पड़ा उसका 5600 रुपया। ठीक है, तो 5600 पड़ा, और टोटल कितना पड़ा है भाई, 800 सेव खरीदा है, तो एक सेव को वो कितना में खरीदा, तो उसका एक सेव पड़ा 7 रुपया में, 100 कितना में पड़ रहा है उसका 7 रुपया में। तो बोल रहा है कि प्रत्येक सेब को 10% लाभ पर प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी टोटल सेब 800 है। ठीक है, और प्रत्येक सेव कितना है, 10 रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक सेव की अगर हम बात करें तो 10 रुपया प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए एक सेव का कीमत कितना है, माफ कीजिएगा, एक सेव का कीमत 7 रुपया, तो प्रत्येक पर 10 रुपए पर लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो कितना हो जाएगा टोटल 17, एक सेव का कीमत हो जाएगा। टोटल सेव कितना है भाई, तो 800 रुपया है, 800 सेव है, तो 17 8 36 से होता है 136 होता है शायद ना,
बोल रहा है कि अच्छा प्रत्येक सेव को किस मूल्य पर, तो प्रत्येक सेव बोल रहा है तो आंसर यहीं पे निकल गया हमारा, ठीक है 17 आंसर हो जाएगा कल। प्रत्येक सेव के बारे में पूछ रहा है तो एक सेव का दाम तो 7 रुपये निकल गया और प्रत्येक पर 10 रुपये फायदा चाहता है, तो 10 और 7 17 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दो पाइप है, दो पाइप है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी 100 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। 1000 लीटर है टोटल, तो उसको 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए की कैपेसिटी अगर हम निकालें, ए की कैपेसिटी तो 1000 है लीटर की टंकी, अगर ए की कैपेसिटी कितना है 5 घंटा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 5 दूनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 मतलब किलोमीटर, 200 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा 200 लीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बी की निकालें तो बी भी वही 1000 की टंकी है, ठीक है। तो ये कितना है 6 के स्पीड से चलेगा, तो कितना निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 यानी 500 बटा 3 लीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलेगा। तो बोल रहा है कि ए और बी के द्वारा 1800 लीटर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी यानी दोनों के जोड़ देंगे हम, और क्या करेंगे, और दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टंकी कितना है यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम थोड़ा सा छोटा हम करते हैं। अब देखिए तो टोटल टंकी कितना है भाई, 1800 लीटर का टंकी है। 1800 लीटर टंकी खाली करने में कितना समय बोल रहा है, तो 1800 लीटर टंकी है, 1800 लीटर टंकी है, ठीक है। और एक का जो है स्पीड है 200 और दूसरे का है 500 बटा 3, तो लिख देंगे 1800 और गुना 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1100, 6 5 1100, ठीक है। 3 दूनी 6 5 1100, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। तो 18 तो ये कितना हो जाएगा 54 बटा 11, 54 बटा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 बटा 11 समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कमल लक्ष्मी के दक्षिण पश्चिम में 9 मीटर है, ठीक है। अब इसके बारे में हमने बताया था डायरेक्शन में कि क्या होता है डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन में हमने बताया था, बार बार आपको हम बताते हैं, रोजाना हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। तो इधर ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है, उधर क्या होता है साउथ होता है। अब बोल रहा है कि लक्ष्मी कमल जो है लक्ष्मी के दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। चलिए कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी क्या मानना है, बोल रहा है कि कमल जो है लक्ष्मी के, तो एक अगर हम ट्रायंगल बनाए तो ये काम चल जाएगा हमारा ट्रायंगल से ही, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ना कि कमल, यहाँ पे मान लेते हैं कि लक्ष्मी है, यहाँ पे लक्ष्मी है, ठीक है। तो लक्ष्मी जो बोल रही है लक्ष्मी के 10 मीटर दक्षिण पूर्व में है, कौन है भाई, ये कमल जो है लक्ष्मी के दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर पूर्व है। या ऐसे आप डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डायग्राम हुआ, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आप देखिएगा, इसी डायग्राम से हम बना देते हैं। देखिए कमल जो है लक्ष्मी के, और ये हम सभी जानते हैं कि ये जो बीच बीच में है ये, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है हमें पता है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट साउथ हो गया और ये हमारा हो गया वेस्ट साउथ हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कमल जो है लक्ष्मी के दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने के, तो लक्ष्मी के कमल 10 मीटर के जो है किधर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी दक्षिण पश्चिम माने कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन है बेचारा कमल, यहाँ पे कौन है कमल, यहाँ पे कमल, ठीक है। तो लक्ष्मी कहाँ होगी, तो लक्ष्मी कहीं भी सेंटर भी होगी, ठीक है। और उसके ये इधर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लक्ष्मी यहाँ पे होगी, तभी तो कमल दक्षिण पश्चिम होगा 10 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी है और यहाँ पे कौन है कमल है, 10 मीटर है। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन
कि योगिता लक्ष्मी के 10 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब दक्षिण पूर्व बताइए, दक्षिण पूर्व कौन है, ये वाला है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ है, ठीक है, 10 मीटर कौन है, योगिता, योगिता हो गई। तो मोहित कमल के सापेक्ष किस दिशा में, मोहित जो है कमल के सापेक्ष जो है किस दिशा में है, यहाँ पे योगिता नहीं है, ये मोहित ही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझना है, ये क्या है हमारा, मोहित ही है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए टाइपिंग एरर के चलते दिक्कत हो जाता है, मोहित ही है। तो यहाँ पे देखिए मोहित जो है कमल की किस दिशा में है, तो अब समझ जाना है कि पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उस संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है संख्या है, अब इसके बाद जो है कौन सा संख्या आएगा, 1 है, 8 है, फिर 7 है, 1 है, 8 है, 7 है, 14 है, 13 है, 20 है, 19 है, 26 है और 25 है। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए पहला में आपको दिख रहा होगा कि -7 हुआ है, फिर 8 से 7 यानी -1 हुआ, फिर 7 जुटा तो +7 हुआ, फिर 14 में से 13 घटा -1 हुआ, फिर 7 जुटा, फिर -1 हुआ, फिर 7 जुटा, तो +7 हो रहा है, -1 हो रहा है, +7 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो 25 में हम 7 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है शिव ने कार्यालय से जो है शिव ने अपने कार्यालय से जो है पैदल चलना शुरू किया है और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर किधर कितना चलता है, तो 15 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो हम डायरेक्शन में हमने आपको बताया था ये हमारा जो है पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा जो है नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। अब बोल रहा है कि शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर कितना चलता है, तो 15 मीटर चलता है, यानी दक्षिण मतलब नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे होगा तो ये दक्षिण की ओर जो है 15 मीटर चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर जो है 15 मीटर चलता है। अब बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा। वह फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो यानी यहाँ से ये 15 मीटर चलेगा, ठीक है। अब वह बाई मुड़ा और 15 मीटर चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी कार खड़ी। अब यहाँ से वह बाई मुड़ा है और 15 मीटर, यानी बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी कार खड़ी है। तो कार कार्यालय से कितनी दूरी में है, तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर उधर है और 20 मीटर इधर है, तो 20 और 15 कितना होगा, 35 मीटर पश्चिम में खड़ी है, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मीटर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ ABCDEF है। अब बोला है कि एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, कहने का मतलब है जनवरी में है, मार्च में है, मई है, जुलाई है, सितंबर और नवंबर में यात्रा करता है, ठीक है, अलग अलग महीना में यात्रा करता है। उनमें से किसी ने भी बी के बाद यात्रा नहीं की, यानी बी के बाद कोई यात्रा नहीं किया, यानी देखिए सबसे पहले कौन कौन सा महीना है, तो हम लिख लेते हैं जनवरी महीना है, ठीक है, जनवरी के बाद जो है हमारा मार्च महीना है, मार्च के बाद की अगर हम बात करें तो मई हमारा महीना है, जनवरी है, मई हमारा है, फिर उसके अगर हम बात करें तो जुलाई महीना है, फिर उसके बाद करें तो सितंबर महीना है, और फिर उसके बाद करें तो हमारा नवंबर महीना है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि बी के बाद, उनमें से बी के बाद यात्रा नहीं की और सी के ठीक बाद यात्रा की, यानी बी के बाद कोई यात्रा नहीं किया है, तो बी के बाद कोई यात्रा नहीं किया है, तो यानी बी जो है नवंबर में यात्रा किया है और बी जो है सी के बाद किया है, तो सी सितंबर में हो गया, ठीक है। एफ ने ई से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने की है, यानी एफ ने ई से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने की है, एफ जो है ई से पहले किया है और ई से पहले जो है 3 व्यक्ति किया है, तो ई हो गया जुलाई में और इससे पहले 3 व्यक्ति हो गया, और ई से पहले जो है एफ ने किया, तो एफ मई में भी हो सकता है, मार्च में भी, जनवरी में भी, कहीं भी, लेकिन ए ने जो है एफ के ठीक बाद यात्रा की है, ए ने जो है एफ के ठीक बाद यात्रा किया, यानी एफ के बाद कौन किया है, ए किया है, ठीक है। तो एक बच गया हमारा डी, तो यहाँ डी हो गया। डी ने किस महीने में, डी ने मई महीने में यात्रा नहीं किया, तो डी ए जनवरी में होगा। इनमें से किसने यात्रा की है, इनमें से किसने यात्रा की है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से। डी ने मई के महीने में यात्रा की, इनमें से किसने मई में यात्रा की, तो मई में आप देख सकते हैं कि मई में जो है ए ने यात्रा की, पूछ रहा है मई में, तो मई महीने में किसने यात्रा की है, तो मई में जो है ए ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ACPDEI मतलब ये जो लेटर लिखा हुआ है,
इसमें बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यंजक है जिनके एक और ठीक बगल में एक स्वर है, एक और ठीक बगल में क्या है, एक स्वर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसीपी पहला ही लिखा हुआ है, एसीपी इसमें आपको दिख जाएगा। फिर एसी के बाद जो है पीडीआई आपको दिख जाएगा, एसीपी है, फिर पीडीआई है, ठीक है। फिर यूभी के है, यहाँ पे देखिए यूभी के है, फिर जे क्यू ई है, ठीक है, और फिर ई भी एफ है। यानी 1 2 3 4 5 5 7, ठीक है। यहाँ पे 5 आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आंसर इसका 5। अगला है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई। 3 क्वेश्चन इसी से बनेंगे और ऐसा मतलब घटिया घटिया क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य, मतलब ब्लड रिलेशन से, बाकी सब क्वेश्चन सही है, ब्लड रिलेशन से बड़ी बिहेवियर क्वेश्चन दिले। ए बी सी डी एफ जो है एक परिवार के 6 सदस्य, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। तो मान लेते हैं कि ए है और बी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, विवाहित जोड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से कि ए पुरुष है, ए पुरुष सदस्य, ए पुरुष है यानी ए हम मान लेते हैं प्लस है, तो बी महिला होगी। डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। तो मान लेते हैं कि सी का कोई इकलौता पुत्र है जिसका नाम है डी, एक ही बेटा है, ये प्लस में है भाई। अब बोल रहा है इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है, जो ए का भाई है। कौन ए का भाई है, तो सी जो है ए का भाई है। सी जो है क्या है, किसका भाई है, तो ए का ये भाई है, ठीक है। तो भाई है यानी ये भी पुरुष ही है। अब बोल रहा है कि ई जो है सी की बहन है, ई जो है किसकी बहन है, सी की बहन है, यानी ई जो है सी की बहन है, यानी कोई ई है जो सी की बहन है, यानी ई जो है सी की क्या है, बहन है। तो यहाँ पे हम बहन लिख देते हैं और ये माइनस सब लिख देते हैं, ई जो है सी की बहन है। बी जो है एफ की बहू है। अब यहाँ पे देखिए बी जो है एफ की बहू है, बी जो है किसकी बहू है, एफ की बहू है, यानी एफ ऊपर होगी कोई, ठीक है, उसकी बहू का नाम क्या है, तो बी है। ये महिला तो पहले से ही तय हुआ है, तो बी एफ की बहू है। तो जिसके पति का देहांत हो चुका है, और मतलब एफ के जो पति हैं इसके देहांत हो चुके हैं, ये महिला है। तो बोला है कि एफ का ए से किस प्रकार संबंध है, तो एफ का ए से बेटे का संबंध है, पुत्र का संबंध है, या सास का या माता का, तो माता का। एफ का तो एफ ए का क्या लगेगा, तो माता लगेगा भाई, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ई का बी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए ई का और बी का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ई जो है बी की क्या है, ननंद है, क्या है, ननंद है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए की पत्नी इनमें से कौन है। अब ए की पत्नी तो बी ही है, इसको बनाने की आवश्यकता थोड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक में कितने जोड़े हैं, मैग्नेटिक में ऐसे कितने जोड़े हैं। क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द वर्णों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के इनके बीच आता है, ठीक है। तो आप देखिए जी और एन और ई, ठीक है, मात्र एक आपको इसमें दिखाई देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल में अगर हम बात करें, यूनिवर्सल में कितने हैं ऐसे, ठीक है। तो यूनिवर्सल में आप देख लीजिए एन से आर तक जाइए आप तो आपको दिखेगा, भी से एस तक जाइए आप तो आपको दिखेगा, भी से एस तक भी आपको दिखेगा, ठीक है। उसी प्रकार एन से आप एस तक जाइए तब भी आपको दिखेगा, तो 3 तो आपको मिल गए, और आर एस आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, तो 4 हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारा है वो है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव जो 20 मार्क्स का लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट एन एसे अबाउट 150 वर्ड ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, 150 वर्डों में लिखना है, ठीक है। जैसे वोमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, यानी औरतों पर जो क्या है डोमेस्टिक वायलेंस होता है भाई, फीमेल जो है फोर्टिसाइड्स के लिए, फिर नीड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, इन सब पे जो है हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हम आपको दिखा देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वोमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस पे देख लेते हैं, वोमेन और डोमेस्टिक वायलेंस पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा वोमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ये हम लोग इस पे सबसे पहले देख लेते हैं ए से। तो देखिए वोमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या है भाई, हमारा ए से। चलिए तो पहला हमारा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम सच में भी है भाई, दैट मैनी वोमेन फेस एट होम, जो बहुत सारे औरतों के साथ सबसे ज़्यादा तो घर पे ही होता है, ठीक है।
इट मीन्स हर्टिंग समवन फिजिकली, इसका मतलब क्या है, किसी को हम हर्ट कर रहे हैं या तो फिजिकली या तो इमोशनली, ठीक है, इमोशनली या मेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम। या हम मतलब घर पे हम तो करते हैं महिलाओं के साथ, और इसका मतलब क्या होता है, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या तो फिजिकली हम अच्छा से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या तो इमोशनली जो है हम किसी के साथ जो है अच्छा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मेंटली हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम बात करें ज़्यादा समय की, ज़्यादातर की बात करें तो वोमेन आर द विक्टिम्स ऑफ दिस वायलेंस, और ज़्यादातर जो है इसका शिकार कौन होती है भाई, तो वोमेन्स ही होती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 की, तो 2019 से कहीं इसका आंकड़ा है कि अबाउट 29% ऑफ इंडियन वुमेन्स हैव फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस एट लीस्ट वंस इन देयर लिव्स, यानी 29% जो आंकड़ा है कि भारतीय जो औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है ना वो क्या करती है, सामना करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। और ये एट लीस्ट कहाँ पे है, वंस देयर इन लाइफ, जहां वो रहती है ना वहीं पे इन्हें ये जो है मामला देखा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि दिस वायलेंस कैन, अगर हम बात करें कि दिस वायलेंस कैन इंक्लूड बीटिंग, इंसल्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड वुमेन्स फ्रीडम, यानी ये सभी जो है मामला, ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इस सब में इन्वॉल्व है, क्या इंक्लूड है, तो महिलाओं को पीटा जाता है, इंसल्ट किया जाता है, कंट्रोलिंग एंड वुमेन्स फ्रीडम, यानी वुमेन की आज़ादी पर क्या कंट्रोल किया जाता है। मैनी वुमेन डू नॉट रिपोर्ट इट बिकॉज दे आर अफ्रेड या डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड फॉर मनी, बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, जैसे पुलिस थाने में कहीं भी शिकायत नहीं करती, क्यों, बिकॉज क्योंकि दे आर अफ्रेड, वो डरती हैं, एंड डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड, और वो किस पे डिपेंड है भाई, तो हस्बैंड पे ही डिपेंड है, किसके लिए भाई, पैसे के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस अफेक्ट्स नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो चिल्ड्रन एंड द होल फैमिली, डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो क्या है, अफेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है, नॉट ओनली वुमेन, सिर्फ औरतों पे नहीं करता है, बट ऑल्सो चिल्ड्रन, ये जो है ना बच्चों पर भी और पूरे परिवार पर भी जो है ये क्या करता है, इसका असर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ का देख लेते हैं कि वी मस्ट सपोर्ट, हमें क्या करना चाहिए, बहुत मतलब वी मस्ट सपोर्ट वुमेन, यानी हमें सपोर्ट करना चाहिए औरतों को, और मेक देम फील सेफ, और उन्हें क्या सेफ महसूस करना चाहिए। लॉज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, तो हमें महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें महसूस करना चाहिए कि वो आप सेफ हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं तो, ठीक है। यानी आपके सामने जो है ना किसी महिला या किसी भी लड़की दुपट्टे अगर संभाले तो समझिए कि आपकी जो है नजरिया ठीक नहीं है। लॉज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हेल्प, ठीक है, तो इसलिए कानून भी बनाया गया है, ठीक है, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बट अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या है, अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी तो है नहीं किसी के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी है महिलाओं के लिए। वोमेन मस्ट नो देयर राइट्स एंड स्पीक अप, वोमेन का जो है ये बहुत जरूरी अधिकार है, राइट्स है, उनका बोलने का भी अधिकार है। ए सेफ एंड इक्वल होम इज एवरी वन राइट, ठीक है। लेट अस ऑल स्टैंड अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, तो हम सभी को क्या डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ क्या खड़ा होने की आवश्यकता है। चलिए हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए निबंध अगर आपको लिखना रहेगा तो वो जो है ना सरल शब्दों में ही हमने बताया है, 150 शब्दों में ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है। देखिए घरेलू हिंसा क्या है, एक गंभीर समस्या है जिसका शिकार अधिकतर महिलाएं होती हैं। इसका मतलब है किसी महिला को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21 के आंकड़े के अनुसार 29% भारतीय महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। घरेलू हिंसा में मारपीट, गाली गलौज, धमकाना या महिला को आज़ादी छीनना शामिल हो सकता है। कई महिलाएं डर या आर्थिक निर्भरता के कारण शिकायत नहीं करते। इसका असर बच्चों और पूरे परिवार पर भी पड़ता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानून मदद करते हैं, लेकिन समाज की सोच बदलना भी जरूरी है। हर महिला को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है। आइए हम सब मिलकर घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या करें, आवाज उठाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऐसे है, ठीक है, ये किस पे है, तो फीमेल फोर्टिसाइड। ये फीमेल फोर्टिसाइड पता है क्या होता है, फीमेल फोर्टिसाइड होता है भ्रूण हत्या। जो महिलाओं की जो है जानकर कि ये महिला है, पैदा होने वाली है, तो उसको क्या किया जाता है, फोर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, यानी पेट में उन्हें जो है मार दिया जाता है। तो ये इस पे हम लोगों का, ठीक है, लेटर था। अब देखिए फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स किलिंग अ गर्ल, ठीक है,
फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब क्या है? तो फीमेल फोर्टिसाइड का जो मतलब है मीन्स किलिंग अ गर्ल चाइल्ड इन द मदर्स वॉम, ठीक है, यानी बच्चों को मार दिया जाता है माँ के कोख में ही, ठीक है, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। इट इज डन यूजिंग अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू नो द बेबीज जेंडर एंड देन अबॉर्टिंग द गर्ल चाइल्ड, यानी इट इज डन यूजिंग, ये कैसे डन किया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले क्या था कि अल्ट्रासाउंड कराया जाता था, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ठीक है, ये जानने के लिए कि बेबी का जो जेंडर है, बच्चे का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। और जैसे ही पता चलता था कि गर्ल जो है, चाइल्ड जो है गर्ल है, तो उसे क्या किया जाता था? अबॉर्ट किया जाता था, यानी अबॉर्शन का आपने नाम सुना होगा, वही अबॉर्ट कर दिया जाता था। दिस इज इलीगल एंड रॉन्ग, ये जो क्या है इलीगल है और गलत भी है, बट स्टिल हैपेंस इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ये ज्यादातर जो है भारत के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2020, सम स्टेट्स शोड अ वेरी लो सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जो जिन राज्यों का जो है ना बहुत लो सेक्स रेशियो है जन्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन उत्तराखंड, इट वाज ओनली 844 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी 1000 लड़की पर मात्र 844 ही लड़की हैं उत्तराखंड में। दिस शोज दैट पीपुल स्टिल प्रिफेयर बॉयज ओवर गर्ल, यानी ये हमें दिखाता है, ये आंकड़ा जो हमें दिखाता है क्या, कि जो लोग हैं वो प्रिफेयर किसे करते हैं? लड़कों को लड़की की तुलना में, यानी अब देखिए दिस मेन रीजन फॉर फीमेल, अगर हम बात करें द मेन रीजन, यानी क्या मेन रीजन है, तो द मेन रीजन फॉर फीमेल फोर्टिसाइड और डॉरी, मेन रीजन है ना लड़कियों का फोर्टिसाइड करने का, यानी पेट में ही कोख में ही मार दिया जाता है, उसका क्या रीजन है? डॉरी। डॉरी मतलब क्या होता है? डॉरी मतलब होता है दहेज, ठीक है। ओल्ड थिंकिंग, लोग पुराने सोच वाले लोग अभी भी ये गधे, ठीक है। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जो महिलाओं के साथ क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। इट इज हार्मिंग द बैलेंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएटिंग इनइक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, ठीक है। ये जो है क्या है, ये बहुत हार्मिंग करता है, ठीक है। इट इज बहुत हार्मिंग, इट इज वेरी हार्मिंग द बैलेंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी को बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्रिएटिंग द इनइक्वालिटी बिटवीन गर्ल्स एंड, और हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है लड़कों और लड़कियों के बीच में इनइक्वालिटी, ठीक है। टू स्टॉप दिस, ये हमें रोक देना चाहिए। वी नीड स्ट्रिक्ट एक्शन, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। एंड एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉज लाइक द PCPNDT एक्ट 1994 बैन सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ, ठीक है। तो एक एक्ट बना था जिसका नाम है PCPNDT एक्ट, ठीक है, 1994 में आया था। ये बैन किया गया है, ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर द बर्थ, ठीक है, कि सेक्स को पहचानने के लिए, जो सेक्स पहले पहचान जाते थे अल्ट्रासाउंड करा के कि हमारा बच्चा बा, महिला बा कि लड़का बा, लड़की बा तो धर के अंदर रही काम खत्म करवा दो, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेशन यानी पहचानने का जो कानून था, इस कानून के तहत क्या किया? बैन कर दिया गया, यानी नहीं बताना है आपको कि उसका लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, जन्म से पहले। एवरी गर्ल्स हैज द राइट टू लिव एंड बी लव्ड, यानी सभी लड़कियों को क्या है? राइट है भाई जीने का और प्यार करने का, ठीक है, और अच्छे से रहने का। गर्ल्स आर नॉट अ बर्डन, लड़कियां जो है क्या है? बर्डन नहीं है। बर्डन मतलब होता है बोझ, ठीक है। दे आर आवर प्राइड, ये वो हमारी क्या है? प्राइड, ठीक है। प्राइड तो आपको समझ ही रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर गांव में ये लोग नहीं सोचते हैं। गधों की कमी नहीं है इस समय में भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे हिंदी में अब देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हिंदी में भी, जैसे कहने का मतलब है तो महिला भ्रूण हत्या का मतलब क्या है? गर्भ में ही लड़की का भ्रूण में को मार देना। यह अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग पहचान कर लड़की होने पर गर्भपात करा दिया जाता है, और यह गैर कानूनी और गलत काम है, लेकिन भारत में कई हिस्सों में आज भी जारी होता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार कुछ राज्यों में जन्म के समय लिंग अनुपात बहुत कम है, जैसे उत्तराखंड में यह अनुपात 844 लड़कियां प्रति 1000 है। लड़कों का था, ठीक है। यह दिखाता है कि समाज में आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। महिला भ्रूण हत्या के पीछे दहेज, पुरानी सोच और लिंग भेदभाव जैसे कारण है। इसमें समाज में लड़के लड़कियों के बीच असंतुलन पैदा हो रही है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून, जागरूकता और शिक्षा जरूरी है। PCPNDT अधिनियम 1994 के तहत भ्रूण का लिंग जानना अपराध है। हर बेटी को जीने का हक है, और बेटियां बोझ नहीं है, क्या है? बेटियां सम्मान है। अब देखिए थर्ड हमारा था ए से, नीड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि क्या जरूरत है, ठीक है, इंडिया के एजुकेशन में क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्या जरूरत क्या है,
उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो कितना जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी देश के लिए अगर प्रोग्रेस करना चाहता है कोई कंट्री तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया अगर हम बात करें भारत में, तो मैनी चिल्ड्रन स्टिल डू नॉट गेट क्वालिटी एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें जो है ना क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द अनफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी UDISE। ठीक है, 2021-22 का आंकड़ा बताता है कि द ड्रॉप आउट रेट इन क्लास 10 इज अराउंड 12.6%। यानी ये आंकड़ा बताता है ना कि 10वीं की क्लास में लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसका आंकड़ा कितना है, 12.6% है। दिस शोज दैट मैनी स्टूडेंट्स लीव द स्कूल बिफोर फिनिशिंग देयर स्टूडेंट्स, यानी ये दिखाता है हमें कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लीव स्कूल बिफोर, यानी स्कूल से पहले ही क्या करते हैं, फिनिशिंग देयर स्टडी, यानी अपना स्टडी क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन। ये बहुत सारा ज्यादा दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लाइक ओल्ड सिलेबस, और ये पुराने सिलेबस के साथ लैक ऑफ गुड टीचर्स, और अच्छे शिक्षकों की कमी है। टू मच फोकस ऑन मार्क्स, जो लोग ज्यादा मार्क्स पे फोकस करते हैं, लेस प्रैक्टिकल लर्निंग, और जो है प्रैक्टिकल लर्निंग कम करते हैं। मैनी स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, अगर हम ग्रामीण स्कूलों में बात करें और खास करके ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं डू नॉट हैव बेसिक फैसिलिटी, वहां पे जो है ना बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, लाइक टॉयलेट्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, आपको कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू सॉल्व दिस, ठीक है, इन्हें क्या करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन रिफॉर्म्स, और भारत में जो है स्ट्रॉन्ग एजुकेशन रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022 इज गुड स्टेप, इट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, मदर टंग लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट। ठीक है, तो नया एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, ये बहुत अच्छा स्टेप भी रहा। ये फोकस करता है कि ऑन स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है, एंड मदर टंग लर्निंग पे और फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि गुड एजुकेशन मीन्स बेटर जॉब्स, यानी अच्छा जो एजुकेशन है वो क्या बताता है, अच्छा जॉब, लॉस पॉवर्टी, लेस पॉवर्टी, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर कंट्री बनाता है। इंडिया चाइल्ड इन इंडिया मस्ट गेट इक्वल एंड क्वालिटी एजुकेशन, दैट्स व्हाई एजुकेशन रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, हिंदी में आ जाए तो हिंदी में भी लिख देना है। तो देखिए हिंदी में 150 शब्दों में अगर हम बात करें तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। भारत में आज भी कई बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। UDIC प्लस रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कक्षा 10 में ड्रॉप आउट रेट लगभग 12.6% है। इसका मतलब है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है में कई समस्याएं क्या है, जैसे पुराना पाठ्यक्रम है, अच्छे शिक्षा की कमी है, अंकों पर ज्यादा जोर और व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल में शौचालय नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, कंप्यूटर जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में शिक्षा सुधार जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की एक अच्छा कदम है। यह कौशल विकास, मातृभाषा में पढ़ाई और लचीले विषयों पर ध्यान देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छी शिक्षा से रोजगार, गरीबी में कमी और देश की तरक्की संभव है, इसलिए शिक्षा सुधार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं और इंग्लिश में भी हमने देख लिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द लेटर ऑफ अबाउट, जो है 50 वर्ड में जो है लेटर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन अगर ज्यादा आ जाए तो इसलिए हमने आपको लिख दिया है। ठीक है, देखिए रिगार्डिंग, पहला तो है कि एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम्शन ऑफ फी, यानी छूट में कमी। फिर दूसरा है रिगार्डिंग सीकिंग लीव फॉर 5 डेज, ठीक है, यानी 5 दिन की जो है छुट्टी के लिए भी आपको हो सकता है लेटर। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ फी एग्जाम्शन। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज नेम और कॉलेज एड्रेस लिख देना। ठीक है, फिर डेट लिखना है नीचे। फिर हमारा जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर फी एग्जाम्शन। ठीक है, और रिस्पेक्टेड क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है ना सबसे सेलिब्रेशन जरूरी है, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, आप दोनों लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि चेक करने वाला वो दोनों हो सकता है। तो आई एम योर नेम, जैसे मेरा नाम है आई एम अमर। ठीक है, ये स्टूडेंट ऑफ इस कोर्स का नाम लिख देना है, सेमेस्टर का नाम लिख देना है। ठीक है, रोल नंबर भी साथ में दे देना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट एंड एक्सेम्पशन फ्रॉम कॉलेज फी ड्यू टू माई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। क्या रीजन है भाई, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, इसके लिए हमने किया है। माई फैमिली इज करेंटली फेसिंग एट अ टफ फाइनेंशियल सिचुएशन एंड इट हैज बिकम वेरी हार्ड टू मैनेज द एजुकेशन expenses. Despite this, I am doing my best to continue my studies and maintain good academic perform. ठीक है,
फिर उसके बाद है यहाँ पे जो है आपको सभी जगह लिखना ही पड़ता है ये सब। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई सिचुएशन एंड ग्रांट मी a full or a partial exemption. I am also ready to provide any document needed as proof of my condition. ठीक है, फिर यहाँ हमारा जो है लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो हमारा मेन पार्ट हो गया बीच में। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट इन हेल्पिंग मी कंटिन्यू माई एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसाइडरेशन, फिर योर ओबेडियंटली लिख देना है, ओबेडियंटली, ठीक है, ओबेडियंटली, ठीक है, याद रखना योर नेम, कोर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अगर लिखना है तो लिख देना, तो ना लिखे। हिंदी में भी अगर लिखना आ जाए शुल्क माफी के लिए प्रचारा के पास पत्र, तो यही है तरीका। सेवा में प्रचारा महोदय, महोदया, आपके कॉलेज का नाम, कॉलेज का पता, दिनांक लिख देना है, विषय लिख देना है, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना, ठीक है, लिखना है महोदया, महोदया सविनय निवेदन है कि मैं, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आर्थिक रूप से बहुत कठिन स्थिति में हूँ और परिवार के आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण कॉलेज की फीस भर पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। फिर मैं अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी फीस पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान करने की कृपया करें। आवश्यक पड़ने पर मैं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूँ। आपकी सहायता से मैं बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख सकूंगा। कृपया मेरी प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। ठीक है, फिर उसके बाद धन्यवाद लिख देना। अब यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट हमारा है जो लेटर टू प्रिंसिपल टू लीव एप्लीकेशन 5 डेज। ये आसान होता है यार लिखने के लिए, तो आपने लिखा ही होगा बचपन में। ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 डे की छुट्टी चाहिए। रिस्पेक्ट, अब यहाँ लिख देना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम, नाम लिख देना है, ये स्टूडेंट ऑफ कोर्स नेम, बाकी सब चीज वही लिखना है। आई एश्योर यू दैट आई विल कवर ऑल द लेसन एंड असाइनमेंट्स मिस्ड ड्यूरिंग माई एब्सेंस। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर मेंशन्ड पीरियड। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ये सब जो है लिख देना है। ठीक है, क्या है रीजन सब लिख देना इसमें। अब ये आपको हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, पारिवारिक कारण है, बीमारी है, जो है लिखना आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत कारण हो सकता है, बीमारी हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है। ठीक है, और कब से कब छुट्टी चाहिए वो भी लिखना रहता है, और कुल 5 दिनों की कुछ छुट्टी लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आश्वासन देता हूँ कि इस अवधि में छुट्टी हुई पढ़ाई को मैं बाद में पूरा कर लूंगा या लूंगी। कृपया मुझे उक्त तिथियों में छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान हो जाता है, आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेक सेंटेंस जो है टेकिंग द एडियम्स गिवन। ठीक है, अब बाइट द बुलेट क्या होता है पता है? बाइट द बुलेट आपसे पूछ दे कि बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए बाइट द बुलेट का मतलब है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो है ना, टू डू समथिंग, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो अनप्लीजेंट हो या डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज मी टू अंडरगो सर्जरी इमीडिएटली सो आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड एग्री डिस्पाइट माई फियर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है पता है? स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी साफ साफ बोलना है और डायरेक्टली बोलना है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ब्यूरी द हैच का मतलब क्या होता है? ब्यूरी द हैच कहने का मतलब है ना, ब्यूरी द हैच का मतलब क्या होता है पता है? ब्यूरी द हैच का मतलब है टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इस पे जो आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज को क्या करना है? सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पैसेज को क्या करना है? सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, फिर उसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए पैसेज में क्या करा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो बैरियर प्रवाल भित्ति है, बड़ी प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम स्ट्रेचेस ओवर 23 किलोमीटर्स 2300 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इट इज अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम होम टू अ स्टनिंग array of marine life including thousands of species of fish, coral, mollusks, ठीक है, एंड सी टर्टल्स, बहुत सारा जो है हजारों प्रकार की यहाँ प्रजातियां पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है, जैसे मछली हो गई, कोरल हो गया, मोलस्क हो गया, सी टर्टल्स हो गया, मतलब समुद्री कछुआ। दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हाउएवर फेस इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, प्राइमरली ओशियन वार्मिंग एंड, ठीक है, एसिडिफिकेशन विच लीड टू कोरल ब्लीचिंग, pollution from coastal development and agriculture runoff also contribute to the reef decline. Conservation efforts are
underway, but the future of this natural wonder remains uncertain. ठीक है, what is the Great Barrier Reef known for? ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा है what is the Great Barrier Reef known for? तो इसका आंसर हम लिख देंगे the Great Barrier Reef is known for being the world largest coral reef system. इसी के रूप में तो हम जानते हैं। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द स्पेसिस फाउंड इन द ग्रेट बैरियर रीफ, क्या कौन कौन सी प्रजाति आपको देखने को मिला? तो सम स्पेसिस फाउंड इन द ग्रेट बैरियर रीफ इंक्लूड फिश, कोरल, मोलस्क एंड सी टर्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द मेन थ्रेट टू ग्रेट बैरियर रीफ, मेन थ्रेट क्या है आपको मिले देखने को मिला यहाँ पे? तो क्लाइमेट चेंजेज काउजेज ओशियन वार्मिंग एंड, ठीक है, एसिडिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हमारा है कि बिसाइड्स क्लाइमेट चेंज व्हाट एल्स कंट्रीब्यूशन टू डिक्लाइन। तो देखिए, पॉल्यूशन फ्रॉम कोस्टल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ ऑल्सो, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द रिफीज डिक्लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन सी, सेक्शन सी में जो है 20 नंबर का जो है पूछा गया है वो हिंदी पूछा जाएगा ये भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है कि किसी प्रतिष्ठित अखबार के संपादक के पास एक पत्र लिखे जिसमें स्थानीय मुद्दों को उनके अखबार में प्रकाशित कर उसके संबंधित अधिकार का ध्यान खींचा जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किसी प्रतिष्ठित अखबार के संपादक के पास पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है जिसमें स्थानीय मुद्दा, मुद्दा क्या होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा, और उनके अखबार में प्रकाशित करने और उससे संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचा जा सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, संपादक को स्थानीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र। अब देखिए सबसे पहले प्रेषक में जैसे अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है और शहर का नाम लिखना है और पिन कोड के साथ, और आज की तिथि लिख देनी है। फिर उसके बाद प्रति, मतलब किसके प्रति लिखना है, कहाँ पे लिखना है? तो वहां पे लिखना है संपादक महोदय। फिर अखबार का नाम जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जो भी हो गया, अखबार का पता। विषय क्या है? तो स्थानीय समस्याओं को अखबार में प्रकाशित करने हेतु निवेदन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया। अब विषय जो हमने बताया, स्थानीय समस्याओं को अखबार में प्रकाशित करने हेतु निवेदन। कैसे लिखना है? महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र का एक नियमित पाठक हूँ। आपके माध्यम से मैं स्थानीय प्रशासन का ध्यान हमारे क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके में पिछले कई महीनों में साफ सफाई की बेहद खराब व्यवस्था है। नालियों की सफाई नहीं होती है, कचरा सड़कों पर फैला रहता है, जिसमें बदबू और मच्छरों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं, जिसमें रात को दुर्घटनाओं और अपराधियों को खतरा बना रहता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन मुद्दों पर अपने समाचार पत्र में स्थान देकर संबंधित अधिकारियों का जो है ध्यान इस ओर आकर्षित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जा सके। आपका धन्यवाद। सादर, अपना नाम लिख देना, हो गया। अब इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको लिख देना है बहुत आसानी से। सबसे पहले सेंडर का डिटेल, फिर जहां भेज रहे हैं वहां, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू पब्लिश लोकल इशू इन योर न्यूज़पेपर। फिर वहां पे वही लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। यहाँ पे आई एम रेगुलर रीडर, ठीक है, योर estimate newspaper and would like to draw your kind attention to some serious local issue through your platform. In our area, the sanitization system has been is very poor state of for past several months. Drains are not being cleaned, garbage is lying on the streets, and there is a growing problem of foul smell and mosquito. Moreover, many street lights are not working, which increase the chances of accident and crime during the night. रात में क्या होगा, लाइट नहीं रहेगा तो भाई एक्सीडेंट होगा, क्राइम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं पे ये मेन पार्ट हमने लिख दिया। फिर लास्ट में लिख देना है आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट the concerned authorities take immediate action. Your support in highlight these problems will greatly benefit the residents of our area. थैंक यू सिंसियरली। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो हमारा था क्वेश्चन क्या था, जिसमें अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए शीर्षकों में किसी एक पर निबंध लिखना था, वो भी 100 में, ठीक है। तो देखिए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत भी लिखना है। राजनीतिक में शिक्षा कितनी आवश्यक है उस पर भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सरल शब्दों में हमने देख लिया, ले लेते हैं। राजनीति में शिक्षक की आवश्यकता। तो राजनीति समाज को दिशा देने की काम करते हैं। राजनीति क्या करता है,
दिशा देने का काम करता है। अगर राजनीति कहीं रास्ते पर चले तो देश विकास करता है। अगर राजनीति सही रास्ते पर चल रहा है तो देश विकास करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईमानदारी और सच्ची सोच सिखाता है, ईमानदारी और सही सोच सिखाता है। ठीक है, अगर एजुकेशन रहेगा राजनीति में, तो राजनीति में जब शिक्षक आते हैं तो अपने ज्ञान और अनुभव से नीति बनाने में मदद करते हैं और वे शिक्षा और समाज और युवाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और इनका समाधान सुझा सकते हैं। शिक्षा समाज में आदर्श होते हैं, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। आज राजनीति में ईमानदारी, सोच और आदर्श की बहुत कमी है। ऐसे में अगर शिक्षक राजनीति में आए तो राजनीति को एक सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए राजनीति में शिक्षक की भागीदारी बहुत जरूरी है और उपयोगी है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर इन पॉलिटिक्स। इंग्लिश में हम देख लेते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग सोसाइटी। ए पॉलिटिक्स फॉलोज द राइट पाथ द कंट्री प्रोग्रेस। In this, teacher can play a very important role. A teacher is not just someone who teaches in a school, but also a guide who teaches value, honesty and right thinking to society. फिर नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, हमारा पहला पार्ट देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन टीचर्स इंटर पॉलिटिक्स में अगर इंटर टीचर करते हैं तो दे ब्रिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट हेल्प इन मेकिंग गुड पॉलिटिक्स। दे अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, यूथ एंड सोसाइटी very well and can suggest better solution. Teacher are role models in society and people trust them. ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। टुडे पॉलिटिक्स ऑफ्टन लैक्स ऑनेस्टी, विजन्स एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। इन सच अ टाइम if teachers become part of politics, they can give it a new and positive direction. That is why the participation of teachers in politics is very necessary and helpful for building a better and educated nation. चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं निबंध स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत और स्वास्थ्य भारत पर। ठीक है, अब देखिए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत एक महत्वपूर्ण विचार है जो समझाता है कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य जुड़ा होता है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और देश को साफ सुथरा बनाना था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता है। और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छता से बीमारी कम होती है, जैसे डायरिया, डेंगू, मलेरिया। जब वातावरण साफ होता है तो लोग कम बीमार पड़ते हैं और देश स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वच्छ भारत की सपना तभी पूरा हो सकता है जब हर नागरिक सफाई को अपना जिम्मेदार माने। स्वच्छता अपनाकर हम एक स्वस्थ और विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इजी क्लीन इंडिया एंड हेल्थी इंडिया, इस पे 150 वर्ड में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लीन इंडिया, हेल्थी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया दैट शोज हाउ क्लीननेस is directly connected to good health. ठीक है, the government of India launched the स्वच्छ भारत मिशन and 2 अक्टूबर 2014 with the goal of eliminating open defecation and promoting cleanliness across the country. According to the Swachh Bharat Mission rural report, by 2019 over 10 crore यानी 100 million toilets were built and more than 6 lakh villages were declared open defecation free. ठीक है, clean surroundings help reduce the spread of disease like डायरिया, डेंगू। ठीक है, डायरिया देख लीजिए, डायरिया आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मीनिंग। डायरिया क्या होता है, डेंगू कैसे लिखा जाता है, मलेरिया कैसे लिखा जाता है। when the environment is clean people fall sick less often which leads to better public health and productivity. ठीक है, फिर उसके बाद लिख देंगे the dream of a clean India can only come true when every citizen takes responsibility for cleanliness. By adopting good hygiene and sanitization habits, we can build a healthier and more developed India. A clean nation is the first step toward a healthy and strong nation. ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा मुहावरा भी पूछ सकता है अर्थ के साथ। तो देखिए, गले का हार होना क्या होता है। गले का कोई हार है तो बहुत प्यारा है भाई। गले का हार होना क्या होता है, अधिक प्रिय होना। यानी बेटी अपने माता पिता की क्या होती है, गले की हार होती है। नेक्स्ट हमारा है पांव पीछे खींचना। पांव पीछे खींचना का मतलब क्या है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे मना कर देते हैं आप, यानी पांव पीछे खींच लिए, यानी किसी कार्य को मना करना, यानी कठिनाई देखकर उसने अपने पांव पीछे खींच लिए। ठीक है, सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना मतलब क्या होता है, किसी काम का अत्यधिक जुनून होना। ठीक है, ऐसे महिलाओं को जो है भूत ज्यादा सवार होता है। ठीक है, तो बाल खींचिए भूत भाग जाता है। तो देखिए, किसी काम
का जो है अत्यधिक जो है जुनून होना। तो याद रखना कि पढ़ाई का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने सब भुला दिया। ठीक है, फिर देखिए जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना मतलब क्या है? कोई आदमी होता है ना कि जहर के घूंट पी, हम तो जहर के घूंट पी के रहोगे नहीं। ठीक है, तो मतलब मजबूरी में जो है कष्ट सहना होता है। ठीक है, यानी अपमान सहकर भी उसने जहर का घूंट पी लिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखना है। क्या लिखना है? विलोम, यानी उल्टा लिखना है। तो देखिए यहाँ पे संपत्ति का उल्टा क्या होगा? आपके पास बहुत संपत्ति है तो इसका विपरीत क्या होगा? विपत्ति होगा। क्या होगा? संपत्ति का उल्टा क्या होगा? विपत्ति। ठीक है, विपत्ति हो जाएगा, संपत्ति का उल्टा हो जाएगा विपत्ति। ठीक है, फिर उसी प्रकार जो है प्रफुल्लित की क्या होगा? तो प्रफुल्लित का होता है खीन। नेक्स्ट हमारा है संभव। संभव का होगा असंभव। संतोष के असंतोष हो जाएगा। विनम्र के क्या हो जाएगा? विनम्र को हो जाएगा अहंकारी। कोई विनम्र व्यक्ति है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अहंकारी व्यक्ति। ठीक है, अहंकारी। ठीक है, तो हमने सारे किया। ठीक है, विलोम को भी हमने देख लिया। सेक्शन डी जो है जनरल नॉलेज से संबंधित है। ठीक है, और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो अब देखिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था दिसंबर 2013 में। कब आया था? दिसंबर 2013 में। ठीक है, 2013 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। ये आपको मालूम होगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस, ठीक है, स्वामीनाथन। नेक्स्ट हमारा है दांडी नामक मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो बताइए दांडी नामक जो मार्च था उसका नेतृत्व किसने किया था? ये तो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, और कब किए थे भाई? तो 1930 में किए थे। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी। ठीक है, तो याद रखना है एमजी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बताइए भारत का अन्न भंडार। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो अन्न भंडार है, पंजाब के किसान, याद होगा पंजाब है अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, और एक ताप्ती नदी है। एग्जाम में ये पूछता है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, ये दोनों जो है ना भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना टाइगर जो आया था प्रोजेक्ट, ये है 1973 का। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का है। ठीक है, 1973 का है टाइगर प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक का सुरक्षा से संबंधित? अल्पसंख्यक का जो सुरक्षित है वो अनुच्छेद जो है 29 और 30 है। कौन है? अनुच्छेद 29 और 30 है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला रेलवे हरित स्टेशन जो हुआ था वो गुवाहाटी में शुरू हुआ था। कहाँ पे? गुवाहाटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुवाहाटी। गु यार गुवाहाटी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि किस राज्य ने जो है 2024 में महिला उद्यमिता योजना शुरू किया था? तो महिला उद्यमिता जो योजना शुरू किया था वो राजस्थान ने सबसे पहले चालू किया था। किसने चालू किया था? राजस्थान ने। किस राज्य ने 2024 में? पहले तो बिहार ने चालू किया ही है, और किस राज्य ने 2024 में महिला उद्यमिता योजना? तो राजस्थान ने चालू किया था। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के हाल ही में बने नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किसने किया था ये भी ध्यान रखना है। तो माननीय जो है मोदी, याद रखना है। ठीक है, फेंकू साहिब किए थे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमने बताया था कि माउंट एवरेस्ट। माउंट जो है एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी, सभी को पता है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखना है कि SBI। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो
SBI, ठीक है।